चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एरिन्स। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स। देखो जब कभी बेंजीन पे क्या लग जाए, हाइड्रोजन, जब कभी बेंजीन पे क्या लग जाए, हेलोजन, देन इट इज नोन एज द हेलो एरिन्स। इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स, वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एज वेल एज आयोडीन। ठीक है ना। अब देखो हेलो एरिन्स बनाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, इसके प्रिपरेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लियर है। इधर देखिए, अगर बेंजीन को देखा जाए, बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। बेंजीन को देखा जाए तो आउट ऑफ 6 बॉन्ड 3 बॉन्ड इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। और जहां पे मतलब ये हाईली अनसेचुरेटेड क्या है, कंपाउंड है। हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड होने की वजह से इसको तो जाना चाहिए था एडिशन रिएक्शन में, लेकिन ये एडिशन में न जाकर के सब्स्टिट्यूशन में जाता है। क्यों? क्योंकि हाईली अनसेचुरेटेड होने के बाद भी बेंजीन क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। ठीक है ना। क्यों इतना ज़्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि बेंजीन के अंदर क्या होता है, रिजोनेंस। तो बेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। अच्छा देखो, इस बेंजीन के हर एक कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी हर एक कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन रिच है। हर एक कार्बन इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब कभी अगर इस बेंजीन पे अटैक करने का मौका मिलेगा तो क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। बोलिए। तो इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हम केवल आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक, बस समझिए इसको। तो यह बेंजीन, यह इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कार्बन पे अटैक किया तो यह हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और फाइनली क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर आके क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफाइल ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को। तो एक लाइन में लिखेंगे, बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो हम इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन ही कर देते हैं एक बार, ठीक है ना। बोलिए, पहले का नोट करें तो इसके मैकेनिज्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए होता क्या है बेसिकली, ठीक ना, ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन पे किसी इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, अटैक किया। मान लो इस कार्बन पर अटैक किया, हाँ, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक, अब जब ब्रेक करेगा तो देखो क्या बनेगा, यह इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे आके अटैच हो गया, हाँ, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या कर गया, ब्रेक कर गया है। और ये वाला बॉन्ड किस साइड में ब्रेक किया है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, हाँ। तो इसके अपोजिट कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यह पॉजिटिव चार्ज, यह कार्बोकैटायन जब रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, हाँ, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो कार्बोकैटायन बनता है ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है किसके थ्रू, रिजोनेंस के थ्रू। क्लियर है। अगर यह
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये ये डबल बॉन्ड फिर कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा। बोलिए, तो फाइनली इसका ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो एक समस्या है यहाँ पर, अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके लगता है तब तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, लेकिन एक समस्या क्या हो जाएगी कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी। हाँ, और कोई भी कंपाउंड जब एरोमेटिक फॉर्म में होता है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो ये जो बेंजीन है ये किसी भी कीमत पर अपने एरोमेटिसिटी को खोना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके लग गया तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज गायब तो हो जाएगा, लेकिन इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी क्या हो जाएगी, साथ में गायब हो जाएगी। तो यह बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को बचाने के लिए इस नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन, बेचारा हाइड्रोजन, देखो मैं हाइड्रोजन को बेचारा ही कहता हूँ, एक तो पीरियोडिक टेबल का सबसे कमजोर एलिमेंट है, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन भगवान ने दिया है, न्यूट्रॉन तो दिया ही नहीं है। हर जगह से भगाया जाता है सबसे पहले हाइड्रोजन, और किसी को भी जरूरत होती है तो सबसे पहले किसको खोजता है, हाइड्रोजन को, है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग करना हो तो बेचारा हाइड्रोजन हर जगह अपना बलिदान देता है। ठीक है ना, तो यह बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए इस हाइड्रोजन का क्या करता है, बलिदान ले लेता है। ठीक है ना, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यह हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। बोलिए, तो इस तरह से इस बेंजीन की अपनी एरोमेटिसिटी भी बच गई और इलेक्ट्रोफाइल आकर के क्या हो गया, ऐड भी हो गया, और यहाँ से H+ क्या हो गया, बाहर भी निकल गया। हाँ, तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बेंजीन नॉर्मली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हम इसके इसी बात का फायदा उठाएंगे क्या, हेलो एल्केन बनाने के लिए। क्लियर है ना। तो देखो जरा कि हमारे पास बेंजीन है, हाँ, और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन तो अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, हमें यहाँ से क्या जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तभी तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्योंकि बेंजीन देता ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस क्लोरीन से इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लेविस एसिड का यूज करते हैं, दैट इज द एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, दैट इज द एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लियर है ना। यह एल्युमिनियम क्लोराइड क्या काम करता है, इस क्लोरीन से क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और वह इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे लगे हुए हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बेसिकली क्या बनने वाला है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अच्छा ये भी बताएं कि इस क्लोरीन से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, चलो छाप लो तो बता देते हैं। देखिए क्लोरीन से एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करता है। तो अगर एल्युमिनियम क्लोराइड की हम स्ट्रक्चर को देखें तो एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, 283। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया। बोलो, तो इसके बैलेंस सेट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6।
इसकी वैलेंसी इवन कंप्लीट हो गई, वैलेंसी तो 3 ही है, 3 क्लोरीन के साथ इसने बॉन्डिंग किया तो इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में हो गए? 2, 4, 6। अभी भी ऑक्टेट से क्या है? 2 कम है। क्लियर है? तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद भी एल्युमिनियम क्लोराइड में यह ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को किसी भी तरीके से पूरा करना चाहेगा। बोलो, तो होता क्या है कि इस क्लोरीन के पास क्या होता है? 3 लोन पेयर होता है ना। यह एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देखो इधर, यह एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। बड़ी नाइंसाफी हो गई। हाँ, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड इस क्लोरीन से बोलता है कि भाई 1 लोन पेयर हमको दे दो, और यह क्लोरीन 1 लोन पेयर देने के चक्कर में क्या करता है? अपना बॉन्ड ही तोड़ बैठता है क्लोरीन के बीच का। हाँ, तो देखो होता क्या है कि यह क्लोरीन AlCl4 के साथ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। हाँ, और ये वाला बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक किया है? इस वाले क्लोरीन की तरफ। तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्लोरीन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया ना। बोलो, अब यह इलेक्ट्रोफाइल किससे रिएक्शन करेगा? बेंजीन के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से रिएक्शन करेगा। हाँ, और किसको रिप्लेस करने वाला है? हाइड्रोजन को। हाँ, और इस तरह से क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। बोलिए। अच्छा, यहाँ से इस तरह से निकल गया और ये Cl-Cl लेके गया ही हुआ है। फिर से किसको वापस करेगा? हाइड्रोजन को, क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा? HCl। और फिर से जो U दिया है Cl3 हमको वापस मिल जाएगा। हाँ, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या AlCl3 लेविस एसिड। ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। देखिए, एक नेक्स्ट रिएक्शन इसी का ले लेते हैं। दिस वन इज टॉलुइन। हमने बोला था ना, बताया था कि जब कोई बेंजीन पे CH3 लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। ठीक है ना। इधर देखो, इस पर्टिकुलर का रिएक्शन है ना, इस पर्टिकुलर टॉलुइन का रिएक्शन हम कराते हैं हैलोजन से ना। अच्छा देखो, इस पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। और जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अभी इसको मैं थोड़ी देर में फिर एक बार डिस्कस करूंगा कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। अभी यहाँ पे इतना जानिए कि जो यहाँ पे CH3 है वह इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से, प्लस आई होने की वजह से किसकी तरफ बिहेव करता है? आर्थो और पैरा। इट मीन्स कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वह या तो आर्थो पोजीशन पे जा करके अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे। ठीक है ना। अच्छा, जब हम यहाँ पे क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं, तो किसकी प्रेजेंस में लेंगे? आयरन की प्रेजेंस में। एक बात याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन डार्क। दिस रिएक्शन कहाँ कराएंगे? डार्क में, जहाँ पे सनलाइट नो। चलो देखो, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेगा? CH3 आर्थो प्रोडक्ट, आर्थो पोजीशन पे लग गया, और ये हाइड्रोजन अगेन कहाँ पे लगेगा? पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि आपका पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है CH3। हाँ, वेयर X इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है ना।
इस बात को याद रखिएगा। जैसे टॉलुइन का रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, आयरन, क्या रखेंगे, द। तो जो इनकमिंग हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल किसका बना होगा, क्लोरीन का। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल बी अटैच ऑन ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज पैरा पोजीशन ना। सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करा दें, क्लियर है। तो जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3 ब्रोमीन कहाँ पे जाकर अटैच होने वाला है, ऑर्थो पोजीशन और साथ में पैरा पोजीशन, बोलिए। बट आयोडीन के साथ एक केस है, ठीक है ना। देखो होता क्या है, अच्छा सुनो, इसमें और क्या बनने वाला है, देखो यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अभी हमने डिस्कस किया ना कि यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन, जिसको क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कि इसमें क्या बनेगा, HCl, इसमें क्या बनेगा, HBr, क्लियर है। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें, किसकी बात करें, आयोडीन की बात करें, ठीक है ना। तो आयोडीन जब रिएक्शन करता है, हाँ, ठीक, आयोडीन जब रिएक्शन करेगा तो यह एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। एक तरह का कौन सा रिएक्शन देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें जो I बच रहा है, जो I माइनस बच रहा है, फिर से वापस रिएक्ट करके I2 बनाएगा और फिर से ये बना लेगा। अब देखो I माइनस की रिएक्टिविटी को हमको खत्म करना है, ठीक। तो टू स्टॉप रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया है। टू स्टॉप रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस चीज का यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। लाइक HNO3, हाँ, टू स्टॉप रिवर्सिबल रिएक्शन। वो क्या करता है, जो यहाँ पे I माइनस है ना, उसको आयोडिक एसिड में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो छापो इसको, तो आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यह रिएक्शन किसमें कैरी करना है, डार्क में। अगर इस रिएक्शन को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में अगर क्या कर दिया, करा दिया, तब भाई हम लोग क्या हैं, किसकी प्रेजेंस में करा दिया, सनलाइट। हाँ, सनलाइट का मतलब यूवी रेज। हाँ, हम लोग इंडियंस है और इंडियंस में भी यूपी बिहार के हैं, चलो हम लोग के DNA में है जिस काम को मना करो वो काम करने का। अब मना किया जा रहा है कि इस रिएक्शन को सनलाइट में नहीं कराना है, तो हम जरूर चेक करेंगे कि भाई सनलाइट में क्या नहीं कराना है। अब बताओ अगर सनलाइट में इस रिएक्शन को कराएंगे तब क्या होगा। हमने आपको बताया था पीछे वाले क्लास में, क्लास 11th में, कि जब कहीं सनलाइट का यूज करते हैं तो वहां पर कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल। वहां पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल।
यहाँ पे देखो, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब लाइट का यूज करेंगे तब कौन से रिएक्शन में जाने लगेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बताओ, जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जाएगा तो क्या डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल बनेगा? डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल बनता ही नहीं है, अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। अगर इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बन जाए, बोलो, तो यह रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा बेंजीन के साथ। तब यह जब सनलाइट में इसका रिएक्शन कराते हैं तो दिस रिएक्शन विल अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या बना लेगा? बेंजाइल हैलाइड। और ये कौन सा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। लेकिन डार्क में अगर सेम रिएक्शन को कराते हैं तो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगली बात समझ में? अच्छा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलो एरिन्स बनता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे बेंजिल एरिन्स बनेगा, बेंजिल एरिन्स, है ना। अगर क्लोरीन होगा तो बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल हैलाइड लिखिए, नॉट एरिन्स, बेंजिल हैलाइड। क्लोरीन होगा तो बेंजिल क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो बेंजिल ब्रोमाइड। क्लियर है? देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरिन, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। देखो जरा, अगर हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को हम देखें, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस 2 मिनट और, 2 मिनट में ये 2 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, बेंजीन पे लग गया हैलोजन, हाँ, और इस हैलोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो जब कभी बेंजीन के साथ ऐसा ग्रुप लगा हो जिस पे लोन पेयर हो तो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आर इफेक्ट, प्लस रिजोनेंस, है ना। क्यों? क्योंकि यह बेंजीन के साथ किस में आ जाएगा? रिजोनेंस में। और बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, हाँ। तो बेसिकली जब ऐसा ग्रुप लगा हो जो प्लस आर शो कर रहा हो, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि बेंजीन तो बेंजीन क्या देता है बाय डिफॉल्ट? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। बेंजीन बाय डिफॉल्ट ही क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो प्लस आर शो कर रहा हो तो इस तरह के ग्रुप क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इसमें जो हैलोजन होता है, हैलोजन होता है वो क्या होता है? एक्ट एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह। यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाके कहाँ पे अटैच होगा? एक तो आर्थो पोजीशन पे और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे भी तो जा सकता है, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। क्लियर है? चलो बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ तो क्या, हाँ ये है, आधे घंटे हो गया, 5 घंटे और खत्म हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, बैठे रहो। देखो देखो, जैसे इस
हेलो एल्केन का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन विद, अच्छा हेलोजिनेशन देख लो, हेलोजिनेशन, ठीक है ना। अब अगर हेलोजिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। अब क्लोरीन से हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लोरीन से इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, अभी हमने बताया, हाँ। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Cl+, और वो जाके कहाँ पर अटैच होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये चला गया आर्थो पोजीशन और साथ ही साथ पैरा पोजीशन। क्लियर है, चलो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इसके, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है ना। अब देखो अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, हाँ, हम किससे कराने जा रहे हैं, हेलो एल्केन के साथ, हेलो एल्केन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कर लो CH3, हाँ। फिर से हमको यहाँ पे क्या जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल। अब भाई हमें हर हाल में इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करना ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए क्या लेंगे, फिर से एनहाइड्रस AlCl3, हाँ। बताओ ये क्लोरीन तो इसके साथ चला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनने वाला है, CH3+, कहाँ पे जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यह क्लोरीन, यह मेथिल ग्रुप गया आर्थो पोजीशन पे और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे, ठीक। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को नेम रिएक्शन से जानते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा सिमिलरली होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लियर है। देखो फिर से अगेन हमने क्या ले लिया, हाँ चलो क्लोरीन ही ले लो, क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, दिस वन इज द मेथेनॉइल क्लोराइड, ठीक। अच्छा देखो सॉरी एथेनॉइल क्लोराइड, 2 कार्बन है ना। अब हमको फिर से यहाँ से क्या जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन से रिएक्शन का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए अगेन क्या लेंगे, AlCl3, बोलिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होने वाला है, Cl तो इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे जनरेट होगा CH3CO+, हाँ। और यह जाके कहाँ ऐड हो जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन।